बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 19। सो प्लीज गो फॉर द हेडिंग ऑफ दिस and see, heading is very important for your prelims exam, very important for your prelims exam. Section 19 CPC, suits for compensation for wrongs to persons or movals. दो बातें, this is for the compensation for what? For wrongs. Wrongs to whom? Number 1, to persons and to movals. तो movable properties के खिलाफ wrongs, and second is what? Wrongs to persons means tort, जो आप लोगों ने tort में पढ़ा होगा, tort of negligence, tort of nuisance, absolute liability, vicarious liability, दुनिया भर की जो आपने लॉ torts में पढ़ रखा है, that was what? Wrongs to persons, wrongs to movables. तो ऐसी स्थिति में immovable properties के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं 16 to 18. Now come out of that, we are going towards wrongs to persons or wrongs to movable persons. तो rule is same in both cases, rule is same in both cases. क्या है? Where a suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property. देखो हाईलाइट किया मैंने, ऐसे ही हाईलाइट करना चाहिए आपको कि क्वेश्चन अगर आ गया प्रीलिम्स में, कैसे यू कैन राइट डाउन द केस। सेक्शन 19 CPC deals with the suit for compensation for wrong done. Option A, to the person. Option B, to the movable property. Option C, for both to the person or to the movable property. तो क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से, वो तभी हल कर पाएंगे जब आप इनको अलग अलग तरीके से देख लो कि हाँ मैं भी यहां पर हूं। इसी तरीके से रेड और उसमें ये स्काई कलर मैंने दिया कि देखो मुझे भी देखो मूवेबल प्रॉपर्टी, मुझे भी देखो रॉन्ग टू पर्सन। इन दोनों फ्रेजेस को आप लोग याद रखने कर लेंगे। So where a suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property, if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said court. Very simple. If you compare it with the section 16, you please see this. ये स्लाइड देखिए आप, इससे समझ में आ जाएगा आपको।
This was the direct language. Now this is for you. Section 19. Suit is for compensation for wrong done to the person or to real property. You got it? Wrong done in the jurisdiction of one court. Wrong done का मतलब है जैसे illustration दे रखा है यहाँ पे, समझिए. This illustration. A residing in Delhi beats B in Calcutta. He is beating B in Calcutta. It means wrong done. Wrong done कहां पर हुआ? कैलकाटा में. यानी कि cause of action कहां राइज हुआ? कैलकाटा में. Wrong done in कैलकाटा. A residing in Delhi. Reside कहां करता है? दिल्ली में करता है. He is dependent. तो B में sue either in the कैलकाटा और in दिल्ली. या उसके बाद ऑप्शन हो गया, दिल्ली में केस ला सकते हैं उसके खिलाफ आप, B जिसकी पिटाई हुई है, जिसके खिलाफ रॉन्ग डन हुआ. दिस इज रॉन्ग डन टू पर्सन. तो he has now option, he can bring the suit either in the Calcutta where he was beaten or where the A resides in Delhi. Now you apply these facts in this slide. Suit is for compensation for wrong done to the person or to real property. Wrong done jurisdiction of one court. Defendant, अब ये 3 फ्रेजेस आपको याद रखने हैं, केवल रिजाइड से मत अटक जाइएगा. There are 3 different phrases. Please see this side. Concentrate कीजिए. Resides or carries on business or personally works for gain. Either he is resident here, resident नहीं है, तो क्या करता है वहां पर बिजनेस करता है, carries on business. बिजनेस नहीं करते सभी लोग, कुछ लोग पर्सनली वर्क्स फॉर गेन मतलब जॉब करते हैं, तो वहां पर भी इन तीनों में से कहीं एक पर भी जगह. तो अब बताइए, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, प्लीज सी. एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है, एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है, चंडीगढ़ में बिजनेस करता है, आता रहता जाता रहता है, और इन एडिशन ही ऑल्सो डू इज सम टेम्परेरी जॉब इन शिमला. थर्ड प्लेस. रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस एंड वर्क पर्सनल वर्क्स फॉर गेन. 3 अलग अलग जगह हो गई है. अब यह समझ रहे हैं आप. और उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मनाली में जाके पीटा, तो ये हो गई चौथी जगह. अब तो नाउ प्लेंटिफ कैन ब्रिंग द सूट एट एनी प्लेस. नाउ आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नो. तो ये जो 3 फ्रेजेस हैं, इसका मतलब ये है. तो डोंट टेक ओनली वन फ्रेज. रिजाइड्स ही मत लीजिएगा. वेयर ही रिजाइड्स, वेयर ही कैरीज ऑन बिजनेस, वेयर ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन. तीनों बातों को ध्यान रखेंगे आप लोग. तो दिस इज फॉर कॉज ऑफ एक्शन. इलस्ट्रेशन में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को. तो you will see cause of action in Calcutta and defendant who is A in this case, he resides in Delhi. So you can B can bring case in either in Calcutta or in Delhi. Very simple. Second illustration भी ऐसा इसका देख लीजिए. A residing in Delhi publishes in Calcutta statements defamatory of B. B के लिए मानहानिकारक स्टेटमेंट्स को वो पब्लिश करता है. कौन करता है? ए. तो डिफेंडेंट कौन हुआ? ए. ठीक है. वेयर ही रिजाइड्स? ही रिजाइड्स एट दिल्ली. कहां पर उसने स्टेटमेंट पब्लिश कराए? कैलकाटा में. तो मानहानि कहां पर हुई? कैलकाटा में. तो कॉज ऑफ एक्शन कहां पे राइज हुआ? कैलकाटा में. तो कैलकाटा और दिल्ली, ये 2 कोर्ट ऐसी हो गई. यहां पर आपके पास ऑप्शन है, यहां पर कहीं पर भी आप लेकर के आइएगा. और देखिए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम 22 पढ़ेंगे, सेक्शन 22, 23 पढ़ेंगे, देन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा इन सेक्शंस के, कि जहां पर ऑप्शन होता है कि एक कोर्ट में 2 या 2 से अधिक कोर्ट में ऑप्शन है. देखिए, सपोज कीजिए यहां पर कैलकाटा और दिल्ली में से एक, वो ही डिसाइड्स टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन कैलकाटा. ओके, ठीक है ना. नाउ डिफेंडेंट कहां रहता है? दिल्ली में. उसको कहां आना पड़ेगा? अब कैलकाटा जाना पड़ेगा. आपने मेरे खिलाफ सूट डाल दिया, कहां डाला साहब? कैलकाटा में. अब मैं उस सूट को डिफेंड करने कहां जाऊंगा? कैलकाटा में. तो नेचुरली मैं क्या चाहूंगा कि वो सूट वहां से ट्रांसफर होकर के दिल्ली आ जाए. तो उसकी सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम में सेक्शन 22, 23, 24 ऑनवर्ड्स लाइक दिस. 22 से 25 तक जो ट्रांसफर वाले सेक्शंस हैं, वहां पर मैं आपको इस सेक्शन की याद दिलाऊंगा. तो प्लीज कीप इट इन माइंड. गॉट इट? बढ़े आगे. सो प्लीज गो फॉर द हेडिंग. दिस इज सेक्शन 20 अदर सूट्स.
अदर सूट्स, दिस इज कहते हैं रेजिड्यूरी करेक्टर का। रेजिड्यूरी करेक्टर का होने का मतलब यह है, फिल्म शोले आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी। तो जो सूट्स 16 to 18 और 19 में कवर नहीं हो पाए उनको यहां पर ले आइए। ये वो जनरल कैटेगरी है जो पहले 50% में रिजर्वेशन नहीं आ पा रहा था, जिनको 10% इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर भी नहीं मिल रहा, तो वो 40% अदर कैटेगरी में आ गए। तो ये हो गए। आई होप आप समझ गए आप लोग। तो जो सूट 16 to 19 में कवर नहीं होंगे, कुछ होंगे ना ऐसे कि जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे बेचारे, तो उन सूट्स को हम लोग फाइल करेंगे सेक्शन 20 में विद रिगार्ड टू टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। यू गॉट इट? चलिए पढ़िए। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। दो सिचुएशन इन जनरल, दिस इज द समरी, हेडिंग से ही चल जाता है पता। हम लोग कहां, जहां डिफेंडेंट रिजाइड करते हैं। देख कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां डिफेंडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति को 3 लोगों ने पीटा, डिफेंडेंट्स में मोर देन 1 ऑल्सो, है ना। या कॉज ऑफ एक्शन कई जगह हो सकता है, तो देखना पड़ेगा क्या डिफेंडेंट्स अराइजेस रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। पढ़ते हैं क्या कहता है। दिस इज subject to the limitations aforesaid. First phrase, please highlight this like this, subject to the limitations aforesaid. जो ऊपर वर्णित limitations को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपरोक्त वर्णित परिसीमाओं के अधीन रहते हुए। subject to the limitations aforesaid means हमने सेक्शन 15 में पढ़ा pecuniary jurisdiction, सेक्शन 16 to 18 19 के नियम पढ़े, उनके अधीन रहते हुए क्या होगा कि पहले हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर उस पे केस नहीं जा रहा है तब क्या होगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ whose A, the defendant or each of the defendants where there are more than one defendant, यानी कि प्रतिवादी, या जहां पर एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां पर प्रत्येक प्रतिवादी, ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन 1, क्या एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सूट, सूट के प्रारंभ में एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स, वास्तविक रूप से और स्वेच्छागत रूप में रहते हैं, और कैरीज ऑन बिजनेस, व्यापार करते हैं, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या फिर व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करते हैं। पर्सनल वर्क्स फॉर गेन हो गया। तो ये हुआ उस कैटेगरी में जहां पर डिफेंडेंट एक हो या एक से अधिक हो, लेकिन वो सभी एक ही जगह निवास करते हैं। दे डोंट रिजाइड एट डिफरेंट प्लेसेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज इन दिस इज क्लॉज ए, इन क्लॉज बी वी विल डील डिफरेंट सिचुएशन। तो इन क्लॉज ए दिस इज डिफेंडेंट ऑल और डिफेंडेंट्स रिजाइड्स कहां, एट सेम प्लेस। तो ऐसे सिचुएशन में कहां पर होगा, ये देखिए, जहां पर डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स और कैरीज ओन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। देखिए कितनी क्लॉजेस में सेक्शन 20 में, ए, बी एंड सी। राइट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कोर्ट in which a particular suit shall be instituted. Got it? Suit कौन सा है? Which is not covered by section 16 to 18 and 19. तो there are 3 clauses A, B and C. यहां पर आपको उस proper court को find out करने के लिए you will have to apply A, B and C. A और B में थोड़ा सा difference है। difference क्या है? In case of A, defendant or defendants they reside at a same place, and in case of defendants reside at different places, वो सिचुएशन कहां डील होगी, बी में, और सी इज द रिगार्डिंग द कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर में। तो यहां पर आपको 3 ए और बी और सी, ए और बी एक साथ पढ़ेंगे आप, और सी का ऑप्शन। तो आपका 2 ऑप्शन हो गए, इधर यू गो विद द ए एंड बी रेड टुगेदर, और यू गो विद द सी। कैसे, अब समझिए कैसे। देखिए
ये था subject to the limitations aforesaid every suit shall be instituted in court within the local limits of jurisdiction number 1 ये मैं समझा चुका ऊपर पहले है ना the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides carries on business or personally works for gain तो इन 3 जगह में से कहीं पर भी एक तो यहां पर आप देखना यहां पर क्या देख रहे हैं आप प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट कौन सा प्लेस हुआ विद रिगार्ड टू डिफेंडेंट हो रहा है प्लेंटिफ के हिसाब से नहीं देख रहे हैं यहां पर हम लोग जहां प्लेंटिफ रिजाइड करता है जहां प्लेंटिफ की कन्वीनियंस है वहां पर सूट फाइल नहीं होगा कहां पर सूट फाइल होगा जहां डिफेंडेंट रहता है जहां डिफेंडेंट बिजनेस कैरी करता है या पर्सनल वर्क्स फॉर गेन करता है या सभी डिफेंडेंट्स करते हैं यहां पर व्हाई इट इज सो नंबर 1 पहली बात तो डिफेंडेंट शैल नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द प्लेंटिफ कि मेरे खिलाफ कोई भी सूट कहीं भी ले आए मुझे भागना पड़ेगा वहां तक इतनी लिबर्टी प्लेंटिफ को भी नहीं मिलनी चाहिए पहली बात अगर मुझे आपको परेशान करना होगा आप रहते हैं बेंगलोर मैं सूट यहां फाइल कर दूं दिल्ली में भले ही बाद में सूट मेरा डिसमिस हो जाए लेकिन आपको कितनी परेशानी बढ़ गई प्लेंटिफ अगर डिफेंडेंट के वहां जाएगा तो वो तभी चांसेस तभी ज्यादा है कि वो तभी जाएगा वहां तक जब तक उसको लगेगा कि मुझे भी जाने में ट्रबल होगा तो देयर आर चांसेस कि वहां पर बोगस केस फाइल नहीं करेगा एंड नेक्स्ट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन द डिक्री इज पास इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ जब केस प्लेंटिफ के फेवर में पक्ष में निर्णित हो गया judgment has been passed in favor of the plaintiff decree has been passed in favor of the plaintiff and now you want to execute it एग्जीक्यूशन करना है डिफेंडेंट को अरेस्ट करवाना है या डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को जब्त कराना है तो फिर दिल्ली की कोर्ट को प्रॉब्लम आएगी जिस कोर्ट में जहां पर रहता है डिफेंडेंट वहां की कोर्ट को उसके खिलाफ एक्शन लेने में आसानी होगी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री विल बी इजियर देयरफॉर एज ए पॉलिसी ऐसे सूट्स कहां फाइल होंगे जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनल वर्क्स फॉर गेन समझे आप ये नहीं है वाई विद द डिफेंडेंट तो ध्यान रखना प्रीलिम्स में आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे प्लेंटिफ रिजाइड प्लेंटिफ नो फॉरगेट प्लेंटिफ को टच ही नहीं करना आप लोगों ने यू विल हैव टू सी डिफेंडेंट्स जहां डिफेंडेंट रिजाइड करेगा कैरीज ऑन बिजनेस पर्सनल वर्क्स फॉर गेनिंग तीनों बातों को याद रखेंगे आप लोग कर लेंगे तो ये तो पहली सिचुएशन ए बी में क्या है बी में है जहां पर डिफेंडेंट्स अलग अलग जगह हैं अब मान लीजिए 4-5 डिफेंडेंट हैं आप सभी डिफेंडेंट्स हैं आप रहती हैं दिल्ली में आप बेंगलोर आप मुंबई आप चेन्नई अलग अलग तो नेचुरली चेन्नई वाला चाहेगा चेन्नई में आए बेंगलोर वाला चाहेगा मुझे भागना ना पड़े दिल्ली बेंगलोर में ही हूं तब ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए फिर प्लेंटिफ अगर दिल्ली में जाता है तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे चेन्नई में जाता है तो दिल्ली वाला ऑब्जेक्शन करेगा तो टू डील दैट देयर इज क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 20 प्लीज गो टू दैट एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर दे आर मोर देन वन जब एक से अधिक डिफेंडेंट्स होंगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनल वर्क्स फॉर गेन provided that in such case either the leave of the court is given जहां पर कोई भी डिफेंडेंट रहता हो या वर्क्स फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस तीनों बातों में लेकिन शर्त क्या है either the leave of the court is given जबकि उस न्यायालय की परमिशन ले ली लीव का मतलब छुट्टी से नहीं है यहां पर लीव का मतलब है परमिशन से कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कि योर ऑनर सर मैडम डिफेंडेंट नंबर 1 का रेजिडेंस ये है डिफेंडेंट नंबर 2 का रेजिडेंस अलग जगह है बट प्लीज गिव मी परमिशन टू फाइल दिस सूट इन द जुरिडिक्शन ऑफ योर कोर्ट बिकॉज वन ऑफ द डिफेंडेंट रिजाइड्स हियर क्योंकि प्रतिवादियों में से एक प्रतिवादी यहां रहता है अन्य प्रतिवादी अन्य स्थानों पर रहते हैं तो प्लीज इसमें यहां पे इंस्टीट्यूट करने के लिए परमिशन दी जाए यहां पर तो वहां पर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी सही है और दूसरा मोड क्या है और द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट रिजाइड कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनल वर्क्स फॉर गेन एक्वीज इन सच इंस्टीट्यूशन वैस वो जो डिफेंडेंट्स हैं जो अन्य डिफेंडेंट हैं जो वहां पर नहीं रहते हैं या अन्य स्थानों पर काम करते हैं बिजनेस करते हैं
वो ऐसे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए वाद को संस्थापित करने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। तो देयर आर टू ऑप्शंस, ईदर द अदर डिफेंडेंट्स यानी कि नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट्स वो अपनी सहमति दे दें, अगर वो सहमति नहीं दे रहे देन यू कैन ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ द कोर्ट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड देन यू कैन इंस्टीट्यूट द सूट इन एनी वन ऑफ देम द प्लेस। समझ में आया नहीं आपको? तो ये आपके लिए स्लाइड दिखाता हूं आपको, ये अब ये देखिए, दिस इज फॉर यू नाउ। ए एंड बी, ए इज when defendant या all defendants reside at same place. In that case you have only one option where they actually and voluntarily resides, carries on business or personally works for gain. ये समझ में आ गया आपको? दूसरी कैटेगरी कहां पर है? They at different places, defendants resides at different places. Then option क्या है? Leave of the court is given or other defendants acquiesce. Then अगेन यही रूल आ जाएगा। फिर ये इन दो शर्तों को पूरा करने के बाद इनमें से किसी स्थान पर आप सूट फाइल कर सकते हैं। दिस इज सेक्शन 20 ए एंड बी पार्ट। तो ये कौन को डील कर रहा है? विद रिगार्ड टू रेजिडेंस कर रहे हैं, सही है। नाउ कम टू सी पार्ट, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस। जहां पर कॉज ऑफ एक्शन संपूर्णतः या अंशतः, पार्टली अराइज, सही। तो इन तीन जगह में से आप, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए चलिए इसी में रेजिस्ट्रेशन पकड़ लेते हैं। ये रहा, ए इज ए ट्रेड्समैन इन कैलकाटा। कहां रहता है ए? कहां पर व्यापारी है? कैलकाटा में। दूसरा व्यक्ति है बी, ही कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली। B by his agent in Calcutta buys goods of A and requests A to deliver them to the East Indian Railway Company. मैं हूं B और आप हैं A। मैंने अपने एजेंट से कहा कि आप A हैं, आप कलकत्ता में व्यापारी हैं, आप इनके पास जाओ। मेरा एजेंट आपके पास गया और मेरे एजेंट ने आपसे गुड्स खरीद लिए, कुछ वस्तुएं खरीदी और ये कहा गया कि आप उनको इस रेलवे कंपनी को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। आप यू प्लीज डिलीवर दीज गुड्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, और आपने वो डिलीवर कर दी। तो देखिए यहां पर व्यापार कहां हो रहा है? कलकत्ता में। मैं कहां बैठा हूं? दिल्ली में। आई एम द डिफेंडेंट इन दिस केस। नो आपको पैसे लेने हैं उन गुड्स के, लेंगे नहीं लेंगे आप? तो आपको मैं पैसे दे नहीं रहा हूं, तो आपका चॉइस है कि आप कहां पर करें। ए यानी कि यू, ए में सू बी फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स इधर इन कलकत्ता वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज किया, क्यों? क्योंकि वहीं पर सारी गुड्स की परचेजिंग वहां पर हुई, प्रॉपर्टी की डिलीवरी वहां पर हुई, ठीक है, डिमांड उसने वहां पे की होगी। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज इन कलकत्ता और इन दिल्ली वेयर बी अराइजेस, बी कैरीज ऑन बिजनेस, जहां पर बी यानी कि दिल्ली हो गया। तो यहां पर उसको ऐसे चॉइस हो गई। अभी समझ में आ गई बात? तो विद रिगार्ड टू कॉज ऑफ एक्शन देखा क्या, जहां पर हमने जो डिफेंडेंट है वो रिजाइड करता है। अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज रेज हैंड। वेरी गुड। एक क्लासिफिकेशन ये है, यहां पर मल्टीपल है। ए रिजाइड्स एट शिमला, एक व्यक्ति शिमला में रहता है, बी एट कैलकाटा एंड सी एट दिल्ली। ए बी सी ये तीन लोग हैं जो तीनों अलग अलग जगह रहते हैं, एक शिमला में, एक कैलकाटा में और एक दिल्ली में। ए बी एंड सी बीइंग टुगेदर इन बनारस। अब ये चौथे स्थान पर एक साथ है। बी एंड सी मेक ए जॉइंट प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर इट टू ए। कितने लोग हैं? ऐसे देखिए आप, ये देखिए, ए रिजाइड्स एट शिमला, बी एट कैलकाटा एंड सी, ठीक है। तो डिफरेंट रेजिडेंसीज ऑफ डिफरेंट हो गए। बी और सी डिफेंडेंट है इस केस में, ये दोनों, एक रहता है कलकत्ता में और एक रहता है दिल्ली में। ए बी एंड सी बीइंग टुगेदर एट बनारस, बनारस में हुआ कॉज ऑफ एक्शन। कैसे? क्योंकि बी एंड सी ने मिलकर के इन डिफेंडेंट्स ने दे गिव ए प्रोमिसरी नोट टू ए। तो अब
कॉज ऑफ एक्शन कहां राइज हो रहा है? बनारस में। रेजिडेंस कहां पर है? कलकत्ता में और दिल्ली में। तो अब उसके पास चॉइस है, ए के पास चॉइस है कि या तो वो बनारस में लेकर आए अपना केस ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, या वो दिल्ली में लेकर आए या वो कलकत्ता में लेकर आए। अब अगर दिल्ली में लेकर आना चाहता है वो, तो जो व्यक्ति कलकत्ता में रहता है उसकी भी सहमति चाहिए, क्योंकि यहां डिफरेंट हो गए, या फिर कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी, कोर्ट की परमिशन मिल जाए। आई समझ नहीं बात आपको? जो व्यक्ति कलकत्ता में रहने वाला है उससे कहना उसकी फिर सहमति लेनी पड़ेगी कि भाई बी में हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन दिस। कर लेंगे बाबा? ठीक है साहब। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 20। इसके मैं प्रीलिम्स में, अच्छा हाँ, इसमें एक वो भी आना है, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए पहले। इसी इलस्ट्रेशन के फैक्ट्स पर क्वेश्चन आ गया कि कौन से स्थान पर केस फाइल किया जा सकता है, इधर इन कैलकाटा वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज और इन दिल्ली वेयर बी कैरीज ऑन बिजनेस, लाइक दिस करके। जो इलस्ट्रेशन आए हैं ना, ये उन्हीं 2 इलस्ट्रेशन पढ़ाए मैंने आपको, इन दोनों ही इलस्ट्रेशन को एग्जाम में दे दिया गया और उनसे पूछा गया कि भाई केस कहां फाइल किया जा सकता है। तो ये आपको इलस्ट्रेशन को ही याद कर लेंगे तो 99% चांसेस ये है कि आपकी कम से कम प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको इन्हीं इलस्ट्रेशन से आएगा। और जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो केवल सेक्शन को ध्यान देते हैं। तो प्लीज ट्राई टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड लर्न द इलस्ट्रेशन एज वेल। आपकी याददाश्त में इतना जबरदस्त तरीके से क्विक होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए ये इलस्ट्रेशन उस सेक्शन में है, ये इलस्ट्रेशन तो मैंने सेक्शन 18 में देखा था, ये इलस्ट्रेशन तो मैंने 20 में देखा था। इस तरीके से आपको इलस्ट्रेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन सी धारा में, कौन से सेक्शन में ये इलस्ट्रेशन दिया गया है। कर लेंगे आप लोग? अब आप लोगों ने 2 चीज देखी अब कि हम क्या देखते हैं, कॉज ऑफ एक्शन या डिफेंडेंट कहां रिजाइड करता है, वर्क करता है। तो व्हाट विल बी इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन? कोई कंपनी है तो उस स्थिति में उसका रेजिडेंस हम कहां मानेंगे, कहां सूट फाइल करेंगे कॉर्पोरेशन के लिए? जैसे पेप्सी है, पेप्सी कॉर्पोरेशन है, एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस है, तो इनके हिसाब से देखा जाए तो हम फिर सूट कब फाइल करेंगे? इन दैट रिगार्ड प्लीज रीड द एक्सप्लेनेशन। क्या कहते हैं? ए कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस। एक कॉर्पोरेशन कहां माना जाएगा कि जहां पर उसका प्राथमिक, एकमात्र या जो मुख्य हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, वो वहां पर है उसका। एक कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस, क्योंकि हम क्या देखते हैं, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और वेयर द डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। तो इस केस में, इन केस ऑफ कैरीज ऑन कॉर्पोरेशन में, यू विल सी कि बिजनेस कहां करती है। ये रेजिडेंस तो देखा नहीं जाएगा, कॉर्पोरेशन को रेजिडेंस थोड़ी होगा। कॉर्पोरेशन के केस में हम क्या देखेंगे, कहां पर ये बिजनेस करती है। तो उसके हिसाब से ए कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। और दूसरा क्या होता है आपके पास ऑप्शन, कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से। दूसरा क्राइटेरिया होता है ना, एक तो डिफेंडेंट का रेजिडेंस देखते हैं, ये वर्क्स फॉर गेन देखते हैं। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है कि वो कॉज ऑफ एक्शन कहां राइज हुआ। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन arising at any place where it has also a subordinate office। तो जहां पर कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से देखना है तो वहां पर ये देखना पड़ेगा क्या इस कॉर्पोरेशन का कोई अधीनस्थ कार्यालय भी है, सबऑर्डिनेट ऑफिस भी है या नहीं। अगर है तो उस स्थान पर भी आप सूट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर मान लीजिए मुंबई में है, आई डोंट नो पर्सनली बट इट मस्ट बी बेस्ड इन मुंबई। तो एक ऑप्शन क्या हुआ, बिकॉज कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स प्रिंसिपल ऑफिस, तो वहां पर हो गया। यू कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट रिलायंस एट मुंबई। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की गलती की वजह से आपको क्षति पहुंची। सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई प्लांट गुजरात में है, एंड while working in that plant you get injured and now you are seeking compensation for that। सही है? तो प्रिंसिपल ऑफिस के हिसाब से you will have to go to Mumbai, but if the Reliance Industry is having any subordinate office in Gujarat, क्योंकि cause of action वहां पर है
तो देन यू कैन ब्रिंग द केस इन द गुजरात सिटी एज वेल। तो दो ऑप्शन हो गए आपके पास, प्रिंसिपल ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस इन केस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो ये कॉर्पोरेशन के रूप में हो गया। तो प्लीज आपसे यह कि आप इन सेक्शंस को बार बार लिख के देखेंगे और इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको बार बार लिख करके देखेंगे आप लोग, कर लेंगे आप लोग। और इसके देखिए क्वेश्चन फिल्म्स में कैसा आया हुआ है, वेयर अंडर सेक्शन 20 ऑफ द सीपीसी वेयर देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट ए सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट। और पूरा फिर ए और बी दे दिया, इधर ए और बी है गया, ए क्लॉज भी दे दिया उन्होंने, बी क्लॉज भी, पूरी की पूरी वही लैंग्वेज थी, बेरक लैंग्वेज। तो ऐसे केसेस में देख कई बार मैंने देखा आप लोग नोट्स बनाने बैठ जाते हैं, यहां से उतारो वहां से, तो कोई जरूरत नहीं है, समझ लिया, सेक्शन को घोट लीजिए ढंग से। बेयर एक्ट से ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, बेयर एक्ट से आपका मेंस भी हो जाएगा, बशर्ते कि वो याद रहे। मेंस में फिर मैं कह रहा हूं, देखिए आप यू आर इन एग्जाम वेयर यू विल क्वालिफाई विद द कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज समझते हैं आप? मेरे कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए बस। एक होती एब्सोल्यूट नॉलेज कि आपकी सीपीसी में बहुत ज्यादा पकड़ है, बहुत अच्छी 99%, 100% सीपीसी बढ़िया तरीके पढ़ रखी है। नहीं, आपको सीपीसी 50% आती है, मुझे 51% आती है। मेरी किसकी कमीज ज्यादा सफेद, मेरी कमीज आपसे ज्यादा साफ होनी चाहिए बस, भले ही पूरी तरह साफ हो या ना हो, मेरी कमीज आपसे साफ दिखनी चाहिए, सफेद दिखनी चाहिए बस। आ रही समझ आती है आपको? तो एक कंपैरेटिव एडवांटेज की बात होती है। आप कंपैरेटिव एडवांटेज कम मेहनत से स्मार्ट तरीके से पढ़ करके भी कर सकते हैं। आपने कोई प्रोविजन पढ़ लिया ढंग से, उसकी ढंग से प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लीजिए, आप इतने अच्छी तरीके से लिखिए, भले ही केस लॉ कम भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको आधी अधूरी बात याद है और एक आध केस लॉ भी याद है, तब भी आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बेयर एक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दिस इज 19 एंड 20 कर लेंगे आप लोग अभी। ठीक है जी, तो 1 सेगमेंट इज ओवर। 16 से स्टार्ट हुआ था और 20 पर जा रहे हैं आप लोग। अब हम लोग करेंगे आज में 21 एंड 21A ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू ज्यूरिसडिक्शन। देखिए अब जो पार्टी हारेगी, दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिव एज वेल एज डिफेंडेंट। अब जिस पार्टी के फेयर में निर्णय आ गया वो तो खुश रहेगी, लेकिन जिस पार्टी के अगेंस्ट में डिसीजन आएगा, naturally that party will go to the higher court, in appellate court, and in case of appeal what will they, जो अपीलेंट होगा वहां पर अपीलेंट कहलाएगा। सपोज कीजिए एक केस हैज बीन डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के फेयर में डिक्री पास हो गई, तो अपीलेट कोर्ट में कौन जाएगा? डिफेंडेंट। वहां पे उसे क्या कहेंगे? अपीलेंट। और अपीलेंट ये हो गया। अब उसकी जो अपील को कौन डिफेंड करेगा? जो पहले केस का प्लेंटिव था, तो वो क्या कहलाएगा? रेस्पोंडेंट। तो अब अपीलेंट क्या कहेगा कोर्ट में जाके? मान लीजिए मैं अपीलेंट हूं और आप कोर्ट हो कि जनाब वैसे तो लोअर कोर्ट ने डिसीजन बहुत अच्छा दिया, सारे फैक्ट्स पढ़ लिए, बस मैं तो ट्राई करने आ गया आपके पास, शायद आप कुछ और कह दें। ऐसा तो कहेगा नहीं, ऐसे कहेगा कि बस सर आ गया। नो, his appeal must be based upon certain valid objections. He will object, appellant will find faults कि इन जज साहब ने कौन कौन से पॉइंट्स पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मेरी बात नहीं सुनी गई, दरकिनार कर दिया। तो उसमें से हो सकता है वन ऑफ द ऑब्जेक्शन ये हो कि दिस कोर्ट वाज नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन, इस कोर्ट को तो उसको उस केस को एंटरटेन करने का और डिस्पोज करने का अधिकार ही नहीं था। देयर वाज नो जुरिसडिक्शन टू पास एनी डिक्री एंड दिस इज देयरफॉर दिस डिक्री शुड बी सेट असाइड और वेरीफाइड एट लीस्ट। तो दिस विल बी द, तो फॉर दैट पर्पज उन ऑब्जेक्शंस को डील करने के लिए व्हाट आर द डायरेक्शंस टू द अपीलेट कोर्ट विद रिगार्ड टू द ऑब्जेक्शंस टू विद रिगार्ड टू जुरिसडिक्शन, we will have to go to sections 21 and 21A. Go to that now. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें समझ में आएगा कि आपने हमारा वीडियो देखा और आपको पसंद आया। ऐसा करने से वी विल बी मोटिवेटेड
कि हम आपको और अच्छे वीडियोस बना के भेजें, तो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक ऑन द यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, आप चाहते हैं कि नया वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, आप नोटिफाई हो जाएं, आप इन्फॉर्म्ड हो जाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उसका फायदा आपको ये होगा कि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप रियल टाइम में उस वीडियो को देख पाएंगे। थर्डली, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू अवेल ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम अस, आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस और आपको लगता है कि हम आपको वो क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 9205988280। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको डिटेल्स दे देंगे, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कितना टेन्योर है, वॉट एवर डिटेल्स यू वांट दैट विल बी गिवन टू यू। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। थैंक यू। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।